दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ निरंतर अभ्यास को करते हुए हम अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चा अभी NTA नेट की परीक्षा अभी हाल ही में दे के आए हैं, आई होप आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छी गई होगी, क्योंकि आप लोगों ने निरंतर अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह आगे आने वाली जो भविष्य में अभी TGT PGT परीक्षाएं होने जा रही है, उनकी तैयारी में भी आप लगे रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है। तो निरंतर अभ्यास के साथ अगर आप लोग जो है लगे रहोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो देखते हैं, आज की क्लास की कर लेते हैं शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, NTA नेट की परीक्षा हो या फिर जो है किसी भी स्टेट के अंतर्गत आने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर कोई और अन्य परीक्षा हो जैसे कि UPSC परीक्षा, या फिर और अन्य कोई परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि हम जब अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्न अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों के साथ, तो एक एक प्रश्न का बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ उसका जो है आंसर को देखते हैं, ताकि आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन हो और जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे बार बार रिवीजन होने से आपको जो है अच्छी तरह याद हो जाए, तो आप जो परीक्षा में उनका सही आंसर कर सको। तो इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न संख्या 701, जो कि हम एक हिंदी प्रश्न श्रृंखला नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट भी मिलेगी, उसमें हमने लगभग 700 प्रश्नों तक हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आए हैं। तो आप लोगों ने जिसने भी पीछे की क्लासेस नहीं देखी, आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताइए। तो निम्नलिखित में जो काव्य संग्रह दिए हुए हैं, जैसे कि गुंजन, पल्लव, वीणा और ग्रंथि, ये 4 काव्य संग्रह दिए गए हैं। इनका हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा C, क्योंकि सबसे पहले आएगी ग्रंथि, फिर वीणा, फिर पल्लव, फिर गुंजन। उसके बाद देख लेते हैं ये काव्य संग्रह किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं। ये छायावादी कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1977 में। इनके काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा उच्छ्वास, फिर आएगी ग्रंथि 1920 में, फिर उसके बाद वीणा 1927, फिर पल्लव 1928, फिर गुंजन 1932, उसके बाद युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 2 बार आ गया भाई 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद जो है 1959। उसके बाद जो है अतिमा 1965, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा का सन प्रकाशन वर्ष तो है भाई 1958। और जो इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी का साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को ही दिया गया है 1968 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रकाशन वर्ष और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो इस प्रकार हर एक तथ्य को आपको ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है। फिर है इनकी रचना सत्यकाम, ये है 1975 की। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा जो अनुक्रम सही है। आजकल NTA नेट की परीक्षा के अंतर्गत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से, लेकिन TGT PGT परीक्षाओं में भी अभी हाल ही में जो है पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। नहीं से संबंधी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, हमें क्रम वाइज लगाने को दे दिए जाते हैं, मिलान से भी संबंधी प्रश्न दे दिए जाते हैं। इसलिए हमने हर एक बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल हर एक तरीके से जो है अच्छी करते हुए चलना है, ताकि आपको परीक्षा में कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार जब हम इन रचनाओं को देखेंगे, तो ये रचनाएं है, सबसे पहले आएगी हमारी श्यामा सौपन, जो कि जगमोहन सिंह की है 1888 ईस्वी की भाई, 1900 नहीं 1888। फिर आएगी माँ जो
रचना है, उपन्यास है ये सभी के सभी। ये माँ रचना है, ये है विशंभरनाथ कौशिक की। फिर सती मैया का चोर आएगा, फिर जो है सोना माटी आएगा। इनका प्रकाशन वर्ष कब और किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास है, ये भी हम देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फिर से आप देख सकते हो, श्यामा सौपन, माँ, सती मैया का चोरा और सोना माटी। तो देख लेते हैं उपन्यास, उसका प्रकाशन वर्ष और उसके उपन्यासकार। तो सबसे पहले श्यामा सौपन की बात करें तो 1988 जगमोहन सिंह द्वारा लिखी गई। फिर माँ 1929 ईस्वी में विशंभरनाथ कौशिक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। फिर सती मैया का चोरा जो है 1959 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सोना माटी जो है 1983 में विवेकी राय जी द्वारा लिखा गया उपन्यास। इसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 703। कालक्रम की दृष्टि से जो है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का जब हम सही अनुक्रम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा सुखमय जीवन, फिर ममता, फिर गूंगे, फिर जिंदगी और जोक, यानी कि देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। इनका जो कहानी का प्रकाशन वर्ष और कहानीकार देख लेते हैं। सुखमय जीवन 1911, आप सभी को पता है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का है। उसके बाद बात करें सुखमय जीवन, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी थी भाई, सुखमय जीवन और उसके बुद्धू का कांटा था एक, और एक थी 1915 में लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो हुई उसने कहा था, जो कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी थी। ये आपको ध्यान रखना, 1915 की थी, उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह और जो है देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। एक सेकंड भाई। सुखमय जीवन हमने देख लिया, 1911 की चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है। फिर है ममता 1929 की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। फिर है गूंगे 1945 में रागे राघव जी द्वारा लिखी गई। फिर है जिंदगी और जोक 1958 में अमरकांत जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 704। विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक से संग्रहित है? तो विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक के अंतर्गत आती है, ये पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा सप्तक, तीसरे सप्तक के अंतर्गत आती है। तो अज्ञे जी द्वारा संपादित किए गए तार सप्तक का जो संपादन किया था अज्ञे जी ने, और इन तार सप्तकों को ये कितने तार सप्तक हुए भाई? 4 तार सप्तक हुए। प्रथम पहले का जो नाम था वो प्रथम तार सप्तक के नाम से कोई भी तार सप्तक नहीं था। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से तार सप्तकों में कौन सा नाम गलत है, तो प्रथम तार सप्तक आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो उसका जो पहले नंबर का जो तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में तार सप्तक नाम से जाना जाता है, केवल तार सप्तक, ये आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक नाम से जाना जाता है 1943 का। फिर है दूसरा जो सप्तक है उसे द्वितीय सप्तक के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है तृतीय सप्तक कहा जाता है, और चौथा जो है सप्तक चतुर्थ सप्तक कहा जाता है। इन चारों सप्तकों का प्रकाशन वर्ष का क्या रहा और इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल है, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि हर एक जो ये तार सप्तक के कवि हुए हैं, तो तार सप्तक हुए हैं, तो इनमें 7 कवियों की कविताओं को शामिल किया गया, 7 कवियों को रखा गया। तो 7 कवियों की मंडली जब बनी, उनकी कविताओं को इन सप्तक में जो है संपादित किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं, सबसे पहले जब हम बात करें चारों सप्तकों के संपादक कौन बने, जो ये हीरानंद, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम है ये सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। तार सप्तक यानी कि पहले नंबर का जो है उसका नाम है तार सप्तक। इसमें संकलित कवियों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें सचिनानंद वात्स्यायन अज्ञे की, तो 1911 में इनका जन्म, 1987 में इनकी मृत्यु। देवरिया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 में, मृत्यु
2000 में उन्नाव ज़िले में हुआ। उसके बाद गजानन मुक्तिबोध 1917 में जन्म, 1964 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। फिर प्रभाकर माचवे का जन्म जो है 1917 में, मृत्यु 1991 में ग्वालियर में हुआ। और नेमी चंद्र जैन जो है 1918 में आगरा में हुआ इनका जन्म। और गिरजा कुमार माथुर जी 1918 में, 1994 में इनकी मृत्यु हो गई, मध्य प्रदेश में हुआ। और भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 1919, मृत्यु 1975 मथुरा में हुआ। इस प्रकार से आप लोगों ने जो पहला तार सप्तक है उसमें तार सप्तकों के जो 7 कवि शामिल है उसमें हमने देख लिए कौन कौन कवि शामिल है इस सप्तक में। तो तार सप्तक के अंतर्गत सचिनानंद वात्सायन अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और उसके बाद नेमी चंद्र जैन और गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इन 7 कवियों को ध्यान रखना है ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ। और जो है कवि देख लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का भी जन्म 1911 में हुआ। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से 1911 में जन्म किस साहित्यकार का नहीं हुआ। तो कई लेखक ऐसे हुए हैं, जैसे कि 2 तो हमने यहाँ पर देख लिया, अज्ञे जी और शमशेर बहादुर जी। उसके बाद जो है एक कवि और हुए हैं नागार्जुन जी। और उसके बाद जो है और भी कई अन्य कवि लेखक हुए हैं जिनका जन्म 1911 में हुआ। 3 कवि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो शमशेर बहादुर, अज्ञे जी और नागार्जुन का जन्म जो है 1911 में ही हुआ है। तो और एक चौथा कवि और दे दिया जाता है ऑप्शन में जिनका जन्म 1911 में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से 1911 में जन्मे कवियों को भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई सारे कवियों का जन्म हुआ है 1911 में, तो इसलिए ये प्रश्न बनता है। तो दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों को हम देख रहे थे। तो दूसरे सप्तक में जो शमशेर बहादुर सिंह 1911 में जन्म हुआ, 1993 में मृत्यु हो गई। और कहाँ, देहरादून में और जन्म हुआ इनका। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 में, मृत्यु 1985 में होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। शकुंतला माथुर जी का जन्म 1922 में दिल्ली में हुआ। और शकुंतला माथुर जी जो है द्वितीय सप्तक के अंतर्गत एक महिला साहित्यकार रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूरे के पूरे तार सप्तक के अंतर्गत कितनी महिला साहित्यकार रही है ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शकुंतला माथुर जी हुई है एक सुमन राजे हुई है चौथे सप्तक के अंतर्गत। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं शकुंतला माथुर जो है उसको शकुंत नाम से भी जाना जाता है। शकुंत माथुर, अगर शकुंतला माथुर की जगह शकुंत माथुर आ जाए तो भी आपको लगा देना है आंसर। दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाली ये साहित्यकार रही है। उसके बाद हरिनारायण घनश्याम व्यास जी 1923 में जन्म हुआ। कहाँ, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 ईस्वी में गुजरात में जन्म हुआ। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म हुआ, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। रघुवीर साई जी का जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 1990 में। और जन्म कहाँ हुआ, लखनऊ में। इस प्रकार से दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हमने देख लिए। शमशेर बहादुर जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, उसके बाद जो है नरेश मेहता जी और धर्मवीर भारती, रघुवीर साई, ये 7 कवि जो है दूसरे सप्तक के अंतर्गत कवियों में शामिल है। और तीसरे सप्तक के अंतर्गत जो है 1959 ईस्वी में इसका संपादन किया गया। तो इसके अंतर्गत प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी 1919 में जन्म हुआ इनका, रायबरेली में। और मदन वात्स्यायन जी का जन्म 1922 में हुआ। उसके बाद विजय देव नारायणी जो कि तीसरे सप्तक के कवि है, हमारे जो प्रश्न में पूछे ही गए हैं, 1924 में जन्म हुआ, 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म हुआ काशी में। फिर कुंवर नारायण जी 1927 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, फैजाबाद में। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी 1927 में इनका जन्म हुआ और 1983 में मृत्यु हो गई थी। और बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। फिर केदारनाथ सिंह 1932 में जन्म हुआ। और उसके बाद कीर्ति
चौधरी जी का जन्म जो है 1935 में हुआ उन्नाव ज़िले में। उसके बाद देख लेते हैं तीसरे सप्तक के भी कवि हमने देख लिए हैं कौन कौन शामिल है तीसरे सप्तक के कवियों में। तो ये कवि शामिल है तीसरे सप्तक के अंतर्गत। सबसे पहले प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। इस प्रकार से तीसरे सप्तक के कवियों को हमने देख लिया है। फिर चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों को हम देखेंगे। तो चौथे सप्तक के अंतर्गत कवि रहे हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुब्ज, शवदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। ये सभी के सभी जो है चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1979 ईस्वी रहा। इस प्रकार से हमने चौथे सप्तक के कवि भी देख लिए हैं। तो देख लेते हैं एक बार से आप ये परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें आप लोगों को सभी तार सप्तकों के कवियों को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो सभी तार सप्तकों के जो जितने भी ये कवि रहे हैं इनसे यानी कि पूरे ये 28 कवि है। 28 कवियों को आपको ध्यान रखना है कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत शामिल है। तो एक बार से आप फिर से रिवाइज कर सकते हो इनको, क्योंकि इनको बार बार रिवीजन से ही आपको ये याद रह पाएंगे कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत है। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, एक बार जल्दी से हम फिर पढ़ लेते हैं। तो अज्ञेयजी, रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और उसके बाद नेमिनाथ जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। द्वितीय सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों में शामिल है शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंतला माथुर, हरिनारायण श्याम, घनश्याम व्यास, हरिनारायण व्यास भी के नाम से भी जाने जाते हैं भैया, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाही। और तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों में शामिल है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये सभी तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों में शामिल है अवधेश कुमार, राजकुमार कुब्ज, शवदेश भारती और नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। इस प्रकार से हमने ये चारों सप्तकों के अंतर्गत आने वाले 28 कवियों के संबंध में हमने चर्चा की है। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। इसमें हमें असंगत युग्म बताना है। कौन सा युग्म असंगत है। तो बर्वे रामायण जो रचना है वो तुलसीदास जी की है, बिल्कुल सही है। बर्वे नायिका भेद रहीम जी की है, ये भी बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण गीतावली। आप सभी को पता है कृष्ण गीतावली जो है सूरदास जी की नहीं है बल्कि तुलसीदास जी की रचना है। बर्वे रामायण जो रचना है 1573 ईस्वी में से लेकर के और 1623 ईस्वी तक के बीच में लिखी गई रचना है, यानी कि इतना समय लग गया था इस रचना को लिखने में और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद बर्वे नायिका भेद जो है रहीमदास जी द्वारा 1610-1615 के बीच की रचना है। कृष्ण गीतावली 1586 से 1603 के बीच की रचना मानी जाती है तुलसीदास जी की। और जो है साहित्य लहरी जो है 1550 ईस्वी की रचना मानी जाती है सूरदास जी की। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की रचना मानी जाती है इसके केशवदास जी की। इस प्रकार से आपको इनको सन भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम वाइज कई बार परीक्षा में लगाने को पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। आज की क्लास में भैया हम केवल 5 ही प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि 5 प्रश्नों के माध्यम से ही आपको काफ़ी सारे तथ्य देखने को मिल ही गए होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, आगे के प्रश्न जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ निरंतर अभ्यास के साथ संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी हम
संपूर्ण हिंदी के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद सॉल्यूशन के साथ लगभग हमने 1000 प्रश्नों की हमने श्रृंखला करने की ये जो बनाया था कि 1000 प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ कर लेंगे TSSB की परीक्षा से पहले। तो वे हमारा टारगेट भी अभी कंप्लीट होने वाला है। फिर दोबारा से उन प्रश्नों की हम रिवीजन भी करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए आपको मदद करेगी या परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना सजेशन दे सकते हैं। मैं ज़रूर जो है उस पर अमल करने की कोशिश करूँगी। तो फिर एक बार से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।